नमस्ते दोस्तों। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया और इससे ठीक एक दिन पहले 18 जून 2024 को यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। The Indian Education Ministry has announced the cancellation of the UGC NET examination. Inputs from the Ministry of Home Affairs suggested that the integrity of the examination was compromised. लोग अभी इस बात को समझ ही रहे थे कि 20 जून 2024 को बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार करके पूरे देश में सनसनी फैला दी। नीट पेपर लीक के मामले बिहार और झारखंड के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा से भी सामने आए और इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पेपर लीक दूसरे राज्यों में नहीं हुए। कायदे से इतने बड़े फ्रॉड के खुलासे के बाद एनटीए को नीट का एग्जाम कैंसिल करके री एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन इस मामले की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसका चीफ एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को ही बना दिया गया। The chairman of the governing body of the National Testing Agency or NTA, Mr. Pradeep Kumar Joshi, is being given the charge to oversee the investigation into the results of NEET 2024. So we have analyzed all the things and transparently and then declared the result. Integrity etc. of this exam throughout the country was not compromised. सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा पेपर लीक किसी अंदर के आदमी के मिले हुए बिना तो हो ही नहीं सकता। तो क्या इस पेपर लीक की जांच प्रदीप कुमार जोशी से करवाना सही है? यहां तक कि जब अपनी जांच में बरामद क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर्स का मिलान करने के लिए बिहार पुलिस ने एनटीए से इस बात की जानकारी मांगी तो जानबूझकर लंबे समय तक एनटीए बिहार पुलिस को टालती रही। और ये कोई एक दो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि पिछले 5 सालों में पेपर लीक से रिलेटेड 41 मामले रजिस्टर किए गए हैं। इन 5 सालों में 15 राज्यों के 1 लाख सरकारी पदों की परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। देश के करोड़ों छात्र सालों तक लाखों रुपए लगाकर इन सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कुछ बेईमान लोग महज कुछ रुपयों के लिए इन छात्रों की सालों की मेहनत को पेपर लीक करके पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जब अपना ओथ लेने के लिए पार्लियामेंट की जमीन पर उतरे तो विपक्ष ने नीट नीट और शेम शेम के नारों से उनको पूरी तरह पानी पानी कर दिया। लेकिन इतने के बाद भी शिक्षा मंत्री पेपर लीक की संभावना से पूरी तरह इनकार करते रहे। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। देखो पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। छात्र संघ के लोग तो एनटीए को स्क्रैप करने की भी मांग कर रहे हैं। 3 सालों में इतने बच्चों ने सुसाइड किया है ये नीट के वजह से। We must fight until NTA is scrapped. लेकिन विपक्ष में बैठे राहुल गांधी बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी देश के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देगी। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी। मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। लेकिन किसी ऑफिशियल पावर के अभाव में विपक्ष में बैठ के राहुल गांधी क्या कर पाएंगे ये भी अपने आप में संदेहास्पद ही है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि क्या है नीट नेट पेपर घोटाला। इन एग्जाम्स को कंडक्ट करने वाले एजेंसी एनटीए को कौन से लोग चलाते हैं, कौन है वो लोग जो इस पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं और सरकार इस मामले पे पूरी तरह से चुप क्यों है। दोस्तों 2010 में आईआईटी के डायरेक्टर्स की एक कमेटी ने रेकमेंड किया था कि यूएस की एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस की तरह इंडिया में भी एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एजेंसी होनी चाहिए। 2013 में एचआरडी मिनिस्ट्री ने एनटीए की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया और 2017 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एनटीए को एक सोसाइटी की तरह स्टैब्लिश कर दिया गया। एनटीए का एडमिनिस्ट्रेशन एक 10 मेंबर बॉडी करती है जिसमें एक डायरेक्टर जनरल, एक चेयरपर्सन और 8 एमिनेंट एजुकेशनिस्ट शामिल होते हैं। दिसंबर 2018 में एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जाम करवाना शुरू किया और वहां से ग्रेजुअली एनटीए आज जेईई मेंस, नीट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, होटल मैनेजमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेफ्ट, सीमैट और कई दूसरे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स कंडक्ट करती है। आईआईटी के डायरेक्टर्स ने जब एनटीए का फॉर्मेशन रेकमेंड किया था तो उनके दिमाग में एक विजन था कि आईआईटीज और आईआईएम्स की तरह एनटीए को भी पार्लियामेंट के एक एक्ट से एस्टैब्लिश किया जाए ताकि उसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहे।
लेकिन एनटीए ना तो यूएस के ईटीएस की तरह एक प्राइवेट बॉडी है और ना ही इसे पार्लियामेंट के किसी एक्ट से एस्टैब्लिश किया गया है। कहने को तो एनटीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन क्योंकि एनटीए के चेयरपर्सन, डायरेक्टर जनरल और दूसरे मेंबर्स का रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट खुद करती है, इसलिए एनटीए के डे टू डे कंडक्ट में गवर्नमेंट का काफी हद तक इंटरफेरेंस बना रहता है। एनटीए का फॉर्मेशन किया गया था स्टेट लेवल एग्जाम्स की पेपर लीक और इरेगुलरिटीज की समस्या को सुलझाने के लिए, लेकिन अपने फॉर्मेशन के समय से ही एनटीए के एग्जाम्स में गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई थी। नीट 2020 में मध्य प्रदेश की विधि सूर्यवंशी के मात्र 6 मार्क्स आए थे। डिप्रेशन के कारण विधि ने जब सुसाइड कर लिया तो रीचेक में पता चला कि विधि के 590 मार्क्स आए थे और एनटीए ने उसका रिजल्ट गलत पब्लिश कर दिया था। नीट 2020 में ही एक और कैंडिडेट मृदुल रावत के भी 320 मार्क्स आए थे, लेकिन जब मृदुल ने अपने रिजल्ट को कॉन्टेस्ट किया तो रीटेस्ट में उसे 650 मार्क्स मिले और एससी कैटेगरी में वो टॉप कर गया। जेईई मेंस 2021 में तो रशियन हैकर मिखाइल शर्गिन ने एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर ही हैक कर लिया था। सोनीपत में बैठे टीचर्स बच्चों के बिहाफ पे पेपर सॉल्व कर रहे थे और जब बाद में सीबीआई ने इस मामले की तहकीकात की तब जाकर कहीं मिखाइल शर्गिन गिरफ्तार हो पाया। जेईई मेंस 2022 में भी एग्जामिनेशन के दौरान हुई टेक्निकल ग्लिचेस, आंसर शीट में की हुई गड़बड़ियां और रिस्पॉन्स शीट में इश्यूज के कारण एनटीए को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी डिस्क्रिपेंसीज जेईई मेंस 2024 में भी कंटिन्यूड रही। जेईई मेंस 2024 27 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में कंडक्ट किया गया था। अगर हम 27 और 29 मार्च के स्कोर को देखें तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए स्टूडेंट्स को 230 मार्क्स लाने पड़ रहे थे। वहीं 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में स्टूडेंट्स को 99 परसेंटाइल लाने के लिए मात्र 180 मार्क्स लाने पड़े। अब अलग अलग दिनों में मार्क्स में 5 से 10 नंबर का अंतर तो हो सकता है, लेकिन 50 नंबर का अंतर कैसे आ गया? क्या सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स एक साथ 27 और 29 तारीख को एग्जाम देने चले गए थे, या एनटीए की ओर से मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन में कोई गड़बड़ी हुई? अगेन एक बार फिर ये सवाल धरे के धरे रह गए और एनटीए की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच नीट 2024 का रिजल्ट पहले कंट्रोवर्सी और उसके बाद पेपर लीक की कैटेगरी में चला गया। नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है। हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के लिए -1। अगर आपने सारे क्वेश्चन करेक्ट किए तो आपके 720 मार्क्स आएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा तो आपको 716 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 715 मार्क्स आएंगे। लास्ट ईयर नीट 2023 में मात्र 2 बच्चों के पूरे मार्क्स यानी 720 आए थे, लेकिन इस बार कमाल की बात यह है कि 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए हैं। जब परसेंटाइल से बच्चों ने अपना स्कोर बैक कैलकुलेट किया तो पता चला कि कई बच्चों के 719 और 718 मार्क्स भी आए हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। एनटीए से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में ऐड किया कि कई एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम लेट से शुरू हुआ था, जिसके कारण उन्हें बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने पड़ गए। पहली बात तो ये कि अगर एनटीए ने ऐसा कुछ किया तो वो अपने आप से खुलकर क्यों नहीं बता रही है, और दूसरा ये कि ग्रेस मार्क्स देने के लिए जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया उसे ट्रांसपेरेंटली बच्चों के साथ शेयर क्यों नहीं किया जा रहा। और तीसरी बात ये कि ग्रेस मार्क्स देने हैं, इस बात का डिसीजन एनटीए ने अपने आप से कैसे ले लिया। अपने रिस्पांस में एनटीए बताती है कि लीक की आशंका को रोकने के लिए एनटीए 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट करती है और एग्जामिनेशन के दिन ही ये बताया जाता है कि कौन से सेट से क्वेश्चंस आएंगे। नीट 2024 के दिन 4500 में से 6 सेंटर्स पे गलत सेट का क्वेश्चन बट गया था और काफी देर के बाद जब लोगों को पता चला कि गलत सेट है तो स्टूडेंट्स को सही सेट दिया गया और क्योंकि स्टूडेंट्स का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हुआ था इसलिए उन्हें ग्रेस मार्क्स प्रदान किए गए। वैसे तो जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं उससे लगता नहीं कि स्ट्रेटजी एनटीए के लिए काम कर रही है, और दूसरी बात ये कि किस तरह का एग्जाम कंडक्ट कर रही है एनटीए कि अपने सेंटर्स में ये भी नहीं बता पा रही कि कौन सा सेट यूज करना है। और ग्रेस मार्क्स करने के लिए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट का इस्तेमाल किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए दिया था और उस जजमेंट में साफ लिखा गया है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नीट रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन की ऑफिशियल डेट थी 14 जून, लेकिन इतनी गड़बड़ियां करने के बाद जल्दबाजी में एनटीए ने नीट का रिजल्ट 4 जून को ही निकाल दिया। किसे जल्दी थी इस रिजल्ट की? एनटीए को क्या जरूरत थी कि बिना थॉरोली चेक किए हुए वो रिजल्ट्स को इस तरह से पब्लिश कर दे? एक बार फिर से एनटीए के अधिकारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। छात्रों के भविष्य के साथ तो लगातार मजाक हुए जा रहा है। ग्रेस मार्क्स का एक और एक्सप्लेनेशन जो शेयर किया वो तो अपने आप में बहुत ही मजाकिया है। एनटीए के अनुसार फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन आया था कि हर एलिमेंट के एटम स्टेबल होते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम रिलीज करते हैं। बेसिक फिजिक्स की जानकारी रखने वाला कोई भी आदमी बता देगा कि सारे एलिमेंट्स अगर स्टेबल होते तो हमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहां से मिलते। लेकिन एनटीए कहीं से 2018 से पहले की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर आ गई जिसमें उन्होंने दिखा दिया कि मिसप्रिंट होने के कारण एनसीईआरटी ने ऐसा पब्लिश कर रखा था। पहली बात तो ये कि 2024 में 2018 की एनसीईआरटी कौन पढ़ रहा है, और दूसरी बात ये कि बेसिक फिजिक्स अगर एनसीईआरटी में गलत पब्लिश की गई है तो उस वजह से जिन छात्रों को सही जानकारी है उन्हें सजा क्यों मिले। 1,06,000 एमबीबीएस की सीट्स के लिए 24 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। इतना प्रेशर है उनके ऊपर और इस बीच में एनटीए अपने मन से कोई क्वेश्चन सही कर रही कोई गलत,
जिसे मन उसे ग्रेस मार्क्स दे रही है, गलत सेट से एग्जाम करवा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक हो रहा है और एनटीए को इस बात की कोई जानकारी मिल ही नहीं रही है। ये तो फॉर्चुनेटली पटना पुलिस ने इस पेपर लीक को पकड़ लिया। 5 मई को पटना पुलिस के शास्त्री नगर थाने को एक एनोनिमस टिप मिली कि पेपर लीक मामले में संलग्न 4 लोग एक एसयूवी के जरिए जा रहे हैं। इस एसयूवी को इंटरसेप्ट करने पे पटना पुलिस को जानकारी मिली कि रामकृष्ण नगर के एक सेफ हाउस में पिछली रात 30 बच्चों को बिठाकर नीट का क्वेश्चन पेपर और आंसर रटवाए गए थे। अपनी रेड में पटना पुलिस को इस सेफ हाउस से कुछ जले हुए एग्जामिनेशन पेपर और 13 स्टूडेंट्स के रोल नंबर मिले। रेड मारकर पटना पुलिस ने इन 13 में से 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया और इसी मामले में उनके 9 हैंडलर्स को भी अरेस्ट किया गया। इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर यादव बिहार सरकार में एक जूनियर इंजीनियर है, जिसे तेजस्वी यादव के पीए का खास बताया जा रहा है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज कुमार झा बता रहे हैं कि मात्र यादव होने से किसी भी अपराधी को लालू यादव के साथ जोड़ देना सही नहीं है। ये भी देखिए कि उस सिकंदर यादव का रिक्रूटमेंट किसने किया था। आपने सिकंदर यादवंदू का नाम सुना होगा। लोग रिश्ता जोड़ने लगे लालू जी के साथ, चूंकि यादव है। तो मैंने कहा था फिर तो नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी मौसेरे चचेरे फुफेरे भाई हैं। अगर भाजपा जदयू की शील्ड नहीं है तो ये बेहयाई से इस काम में कैसे लगे हुए। वो कई फोटोज दिखाते हैं जिसमें सिकंदर यादव को जेडीयू और एलजेपी के कई कार्यकर्ताओं के साथ देखा जा सकता है। सिकंदर यादव को पहले भी एलईडी स्कैम, दानापुर म्युनिसिपल काउंसिल स्कैम और कई छोटे बड़े स्कैम्स के लिए अक्यूज किया जा चुका है। पटना पुलिस की पकड़ के बाद गुजरात पुलिस ने भी पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के गोधरा के जय जलाराम स्कूल में टीचर्स छात्रों की ओएमआर शीट भरने के लिए प्रति छात्र 30-30 लाख रुपए वसूल रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस ने भी पेपर लीक मामले में लातूर जिले से 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और इस पेपर लीक की जड़ें देश के किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है, ये पूरी तरह से कह पाना अभी भी मुश्किल है। जब 399 एग्जामिनेशन सेंटर्स की थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई गई तो पता चला कि 399 में से 186 सेंटर्स के सीसीटीवी तो काम ही नहीं कर रहे। 68 एग्जामिनेशन सेंटर के स्ट्रॉन्ग रूम, जहां की आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर को स्टोर किया जाता है, वो अनगार्डेड थे। और कई सेंटर्स पे बायोमेट्रिक्स फ्रिस्किंग और सिक्योरिटी के लिए एडिक्वेट स्टाफ की भारी कमी थी। अब आप खुद सोचिए कि इतनी लापरवाही से अगर किसी एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, वो भी तब जब वो नीट जैसा रेप्यूटेड एग्जाम हो, तो पेपर लीक होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की कमेटी ने नीट पेपर लीक की जांच की तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनटीए ने जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए थे, उनका रीटेस्ट कराने का फैसला किया। अब ये 1563 स्टूडेंट्स कैसे आइडेंटिफाई किए गए थे, इस बारे में भी एनटीए ने कोई एक्सप्लेनेशन शेयर नहीं किया है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस रीटेस्ट में से 1563 में से मात्र 813 स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए। बाकी 750 स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही। फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और देश भर के छात्रों का प्रदर्शन देखकर केंद्र सरकार ने एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को निरस्त कर दिया है। इस लीक की इन्वेस्टिगेशन के लिए इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के राधाकृष्णन की लीडरशिप में एक 7 मेंबर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को पेपर लीक और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज की जांच करने के साथ साथ एनटीए की ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और ओवरऑल कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस को रिव्यू करने का टास्क भी दिया गया है। सवाल तो यह है कि एनटीए के द्वारा यह पहला एग्जाम नहीं है जिसमें इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का ढिंढोरा पीटने वाली ये सरकार इस तरह के एक्शन पहले खुद से क्यों नहीं लेती है? क्यों छात्रों को सफर करना पड़ता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है? आप यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल लेकर देखिए। यूएस के सारे रेप्यूटेड एग्जाम्स, एसएटी, जीमैट, जीआरई, इन सब को इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करती हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इनकी रेपुटेशन बहुत हाई है। और वहीं इंडिया में पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाने की जगह पता नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या पड़ी हुई है कि उन्हें सारा कंट्रोल अपने ही हाथों में चाहिए। पब्लिक एग्जामिनेशन में लीक और फ्रॉड कम करने के लिए फरवरी 2024 में केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेकर आई थी। इसमें 5 साल की कड़ी सजा और 1 करोड़ तक का फाइन का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस बिल के पास होने के महज कुछ दिनों के बाद जब यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया तो इस एक्ट को नोटिफाई करके गुनहगारों को कड़ी सजा दिलवाने की जगह सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इन छात्रों के आसपास तक नहीं गया। पहले तो सरकार डिनायल मोड में चलती रही, लेकिन जब 7 दिनों तक लाखों छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहे तो फाइनली अनाउंस किया गया कि 6 महीने के बाद एग्जाम को रिकंडक्ट कराया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इतने के बाद भी इस एक्ट को लागू क्यों नहीं किया गया। यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ है। सीएसआईआर नेट और नीट पीजी के एग्जामिनेशन को पेपर लीक की संभावना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। इतने के बाद भी सरकार को इस एक्ट को नोटिफाई करने के लिए 21 जून 2024 तक का टाइम लग गया। क्या यहाँ किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन सोचने योग्य बात जरूर है। कहने को हमारे देश में 25 लाख AICTE अप्रूव इंजीनियरिंग सीटें हैं,
1 लाख MBBS की सीट्स हैं और 736 यूनिवर्सिटीज में 2.5 करोड़ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स अवेलेबल है। लेकिन इनमें से ज्यादातर कॉलेजेस में ना तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना क्वालिटी टीचर्स, ना एडिक्वेट लैब्स, और प्लेसमेंट की बात तो आप भूल ही जाइए। जहां एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको कुछ हजार से 1 लाख तक की सालाना फीस देनी पड़ सकती है, वहीं अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो आपकी एनुअल फीस 25 लाख रुपए तक जा सकती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस का रेंज तो AICTE ने खुद ही फिक्स कर रखा है कि चाहे कॉलेज अच्छा हो या बुरा, आपको सालाना 1.89 लाख से लेकर 3.03 लाख रुपीस देने ही होंगे। 12 लाख JEE मेंस के एस्पिरेंट्स में से मात्र 2.73% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन टॉप 100 कॉलेजेस में होता है। और जैसा आपको पता है कि 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स के पास तो मात्र 1 लाख MBBS सीटें ही हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतनी कम सप्लाई होने के कारण एजुकेशन माफिया के पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि छात्रों से अच्छे कॉलेजेस के नाम पे मुंह मांगी रकम वसूल ले। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिसाइड किया था कि वो अपने GDP का 6% पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे खर्च करेगी, लेकिन साल दर साल ये टारगेट हर बार मिस होता है। कभी 3.8%, कभी 3.9, तो कभी 3.6। हमारे देश को सख्त जरूरत है दोस्तों कि सरकार वादों से आगे जाकर पॉलिसीज के ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन पे काम करे, क्योंकि बिना शिक्षित छात्र के देश विकसित नहीं हो सकता और इस देश की शिक्षा को हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। धन्यवाद दोस्तों।